नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा खास। मैं हूं आपके साथ नीलम सैनी और हमेशा की तरह बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के एडिटर इन चीफ इरविन खन्ना जी। उनका स्वागत करते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले बात करते हैं जो हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। 3 राज्यों में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है और इस जीत के बाद जो बीजेपी खेमा है वो बेहद खुश है। तो क्या लगता है ये जो नतीजे आए हैं विधानसभा चुनावों के और जिस तरह से बीजेपी को ये जो जीत हासिल हुई है, क्या लगता है इन चुनावों के नतीजों का असर 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उन पर बहुत हद तक पड़ेगा? और INDIA गठबंधन है जो वो बीजेपी का सामना कर पाएगा, क्योंकि इस वक्त पूरा विपक्ष जो है वो हार के कारणों पर मंथन करने में जुटा हुआ है। ऐसे है, खुशी का कारण सबसे बड़ी बात यह है कि ये 3 राज्य जिनकी आप बात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों में भाजपा ने अपना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था जी। और इस चुनाव को मोदी के चेहरे, प्रधानमंत्री के चेहरे को सामने लाए थे और उसकी जो विजय हुई है, इस कारण उनको एक 2024 की जो आप बात कर रहे हैं, उनको लगता है कि अगर इन विधानसभा में मोदी का चेहरा काम कर गया तो लोकसभा का तो होना ही मोदी का चेहरा ही है। तो ये सबसे बड़ी खुशी का कारण है। बाकी जो 3 प्रदेशों में जीत के कारण, जो कांग्रेस के हार के कारण या विपक्षी दलों के हार के कारण, वो है भ्रष्टाचार और परिवारवाद और गुटबंदी, ये तीनों। और इन तीनों के कारण देखो, राजस्थान में गुटबंदी भी रही और भ्रष्टाचार की बात लाल डायरी भी आई सामने, और ऐसे, और उधर छत्तीसगढ़ में बघेल मुख्यमंत्री, उनके ऊपर महादेव ऐप का 500 करोड़ का घोटाला लगा और उधर भी धड़ेबंदी उधर भी थी, 2 चेहरे उन्होंने लाए थे। और कांग्रेस का जो नेतृत्व था इतना स्ट्रांग नहीं था। अगर राहुल गांधी का चेहरा और मोदी का चेहरा लाए तो उसका अंतर सामने आता वो नज़र आता है। तो वो मुख्य कारण तो यही रहा। अब जो कांग्रेस के और विपक्षी बीजेपी के और इनके विपक्षी गठबंधन की बात करते हैं, इसमें अब 2 स्थिति स्पष्ट आई कि जो उभर कर आई इन 3 राज्यों में, कांग्रेस तेलंगाना में आ गई, 3 में ये आ गई, मिजोरम में वो दोनों ही पीछे, कांग्रेस भाजपा दोनों आ गई, बाकी विपक्षी दल कहीं भी नजर नहीं आए। तो अब समस्या ये है कि कांग्रेस के पास 3 राज्य हो गए, कर्नाटका भी आ गई, कर्नाटका से तेलंगाना आ गया, हिमाचल है, 3 राज्य, और आपके पास 2 राज्य हैं, पंजाब और दिल्ली। अब जो अगर आप 2024 का सिनेरियो देखते हैं तो ये 2 पार्टियां हैं जो राष्ट्र स्तर पे, जिनके पास 1 से ज़्यादा राज्य पे सरकारें हैं, सिर्फ 2। अब इन दोनों का गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये एक बड़ी बात है। कांग्रेस कह रही है कि हमने हर जोर पे अपने विपक्षी इंडिया को और सक्रिय करेंगे और इकट्ठे होंगे। 17 दिसंबर को बैठक भी 6 की रद्द हो गई थी, 17 को कर रहे हैं। लेकिन जो स्थिति इस समय लग रही है वो मोदी सरकार, मोदी का चेहरा, सनातन की जो बात चली थी और हिंदुत्व की जो बात है, जो राष्ट्रवादी नीतियां सरकार की, उनके देखते हुए अब आप देखिए इस चुनाव, उनको देखते हुए वो लाभ वाली स्थिति में भाजपा ही है। और उसके साथ अगर देखें तो इन चुनावों में मुफ्त की रोटियां दोनों पास भाजपा ने भी बांटी थी, बिल्कुल, और कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने बांटी। लेकिन लोगों ने मोदी की गारंटी, जो प्रधानमंत्री है, मोदी की गारंटी, उस पर विश्वास किया। तो जो इस समय जो इस पर विश्वास किया, तो 24 का इलेक्शन ही प्रधानमंत्री पद के लिए, तो वो मोदी के चेहरे की पहचान और मोर ये विधानसभा चुनाव का एक परिणाम निकला है, जिस कारण जो आगे की रणनीति है वो भाजपा उसको लेकर बहुत खुश दिखी है, और यही कारण। और एक बात इस खुशी के साथ साथ जो मैं एक बात भाजपा को चेतावनी के रूप में भी लेनी चाहिए कि कर्नाटका के बाद तेलंगाना कांग्रेस के पास किया है। इसका मतलब उत्तर और दक्षिण में भाजपा की स्थिति, बेशक उसमें परसेंटेज उनकी मत की बढ़ी है, लेकिन दक्षिण का द्वार अभी उन्होंने खोला नहीं मतदाता ने। तो जो खुशी के साथ साथ चिंतन, आत्मचिंतन भी करना चाहिए कि लोकसभा के चुनाव में दक्षिण में, क्योंकि भाजपा की सीटें वहाँ लोकसभा की है, लेकिन अब दोबारा उसको वापस लेना, जीतना इस परिस्थितियों में, क्योंकि जब विपक्षी सारे इकट्ठे हो जाए और साउथ में सनातन और हिंदुत्व को लेकर थोड़ी सी जो कंट्रोवर्सी या भाजपा का विरोध हो रहा है, उस पर चिंतन करने की भी जरूरत है। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। बंदी सिंहों की रिहाई को लेकर पंजाब में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है।
हाल ही में श्री अकाल तख्त साहिब पर 5 सिंह साहिबानों की बैठक हुई है। ये बैठक जो हुई है वो एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी की अगुवाई में हुई है और एक 5 सदस्यीय कमेटी इस बैठक के बाद बनाई गई है जो कि बंदी सिंहों की रिहाई, खास करके बलवंत सिंह रजवाड़ा की रिहाई के ऊपर काम करेगी, केंद्र सरकार से बातचीत करेगी कि इसका किस तरीके से हल निकाला जा सकता है। वहीं अकाल तख्त साहिब के जो जत्थेदार हैं उन्होंने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 31 दिसंबर तक इस पर फैसला बताएं कि उनका आखिर इस पर फैसला क्या है और उसके बाद जो भी होगा वो परिणामों के लिए तैयार रहें। तो कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, मेरी तो पहले ये सोच है कि संवाद के माध्यम से, संवाद द्वारा ही इस समस्या का हल होना चाहिए। ये कदम तो कमेटी का ठीक है जी, लेकिन जो नोटिस देने वाली बात है ये अल्टीमेटम गलत हो देने गई, वाली। क्योंकि ये आप राजनीति पे आ गए। आगे 20 से 24 के चुनाव हैं तो आपको लगता है जी। कि अभी दबाव डालें तो 20 से 24 तक वो बने। अब समस्या ये है कि पंजाब में आगे ही जो अतीत में जाएं, धर्म और राजनीति को जोड़ते हैं और इसमें अपराध जुड़ गया साथ में, क्योंकि जिनकी रिहाई मांग रहे हैं वो अपराध है, कानून की दृष्टि में अपराधी हैं। तो आप ये मुद्दा जो है उसको धर्म की जोड़ने के साथ बजाय आप इसको कानून, मानवाधिकार और न्याय का साथ जोड़ते और उसके संवाद के द्वारा जो बात होनी है वो संवाद द्वारा होना है। और इसी मुद्दे को राज्यसभा में भी आम आदमी पार्टी के विक्रम सानी जो सांसद हैं उन्होंने उठाया सिखों की रिहाई के लिए, और उन्होंने दिया है कि स्वास्थ्य कारणों के कारण, क्योंकि कोई कैदी ऐसे जिनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उस हिसाब से भी रिव्यू करना चाहिए। तो ये भाजपा, अकाली दल, कांग्रेस सब ने समय समय पर सिख कैदियों की रिहाई के लिए मांग की है। तो ये चाहिए ये है कि ये सारी जो बात केंद्र को भी ध्यान में रखना चाहिए, टकराव की नीति नहीं चाहिए। केंद्र को खुद आगे आकर एक समिति बनानी चाहिए जो इस सारे मामले, जितने भी मामले 9 या 10 कैदी जो मुख्य ये मांग जिनकी है, उनका केस वाइज मुकदमा दर मुकदमा उस पर विचार किया जाए। अगर छोड़ा जा सकता है तो उसकी स्थिति स्पष्ट हो, अगर नहीं छोड़ा जा सकता तो एक श्वेत पत्र जैसे कहते हैं वो सारी स्थिति सामने करे, क्योंकि जो नशा और टकराव की नीति पंजाब और देश दोनों के हित में नहीं है, पंजाब विशेष रूप पंजाब के लिए तो बिल्कुल नहीं है। और ये मुद्दा अपराध का है, धर्म का नहीं है ये मुद्दा, ना राजनीति का है। इसका धार्मिकरण करना या राजनीति करना पंजाब के हित में नहीं है। तो उस हिसाब से इस मुद्दे को संवाद द्वारा जो पहली है, चाहे वो ये 5 आदमियों की इन्होंने सिखों की बनाई है, मैं चाहता हूँ कि ये पंजाबियों की बनती। बिल्कुल पंजाब प्रमुख 5 पंजाबी या 11 पंजाबी बनाते, साथ में लेते, हर वर्ग के लेते और बुद्धिजीवी लेते और लेकर केंद्र से इस मुद्दे को उठाते। क्योंकि जब आप गुजरात में उसका आता है रिहाई करते हैं या उधर परोल देते हैं डेरा के प्रमुख को, हाँ डेरा मुखी को, तो ये बातें कहीं ना कहीं दुखाती भी हैं, संवेदनशील हैं सारी बातें। तो इन सब मामलों को जब आप मद्देनजर रखते हैं तो आप इस मुद्दे को भी मानवीय पक्ष से भी सरकार को देखना चाहिए। हाँ, जब वो दो हो सकते हैं तो इनमें क्या, इनको भी उसी हिसाब से और जबकि वो सजा पूरी हो चुकी है। स्थिति स्पष्ट हो करे ना सरकार, कम से कम चुप्पी धारना नहीं, मैं समझता मसले का हल नहीं है। वो हल नहीं है। तो ये टकराव जो है ना, कल 31 दिसंबर का ये नहीं है, ये तो राजनीतिकरण हो गया। वो तो अपराधी है, उसके लिए आप कहाँ से लहर खड़ा करेंगे? तो ये टकराव नहीं चाहिए, संवाद चाहिए। संवाद के लिए अगर 5 के बजाय 11 बौद्धिक 5 और दूसरे वर्गों के पंजाबी ले लें, बात उठाएं, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे साथ। चलिए अगली मसले पर बात करते हैं। लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 पास हो गया है, पारित हो गया है। इसमें कश्मीरी पंडित समुदाय से 2 सदस्यों और पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है वहां पर विस्थापितों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वहां से 1 सदस्य को विधानसभा में नामित करने का प्रावधान रखा गया है। जब ये विधेयक पास हुआ है, बिल पर जब बहस हुई है, उस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस मुद्दे पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गलतियां नहीं की उस वक्त, बल्कि ब्लंडर किए हैं। वहीं इस पर बोलते हुए कांग्रेस ने कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त जो फैसले लिए वो उस वक्त की परिस्थितियों के अनुकूल थे, उसके मुताबिक लिए गए। आप क्या कहेंगे? देखो, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने आप में एक महान शख्सियत है, इसके कोई डिनाई नहीं कर सकते। पर जो कांग्रेस ये कह रही है कि उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार दिया, तो कांग्रेस को ये भी समझना चाहिए कि उनके अपने आदमी डॉक्टर अम्बेडकर और सरदार पटेल दोनों ने नेहरू का उस समय विरोध किया।
किया। जी। तो ये बात कांग्रेस भूल रही है। नेहरू ने परिस्थितियों के अनुसार होता तो दूसरे दो उनके सहयोगी थे, सहयोगियों ने नेहरू का विरोध किया था कि ये काम नहीं करना, ये देश हित में नहीं है, और इसीलिए वो टेम्परेरी 370 की अनुच्छेद लग गई साथ, और जो उसका भुगतान आज भी देश भुगत रहा है उसका। ये कहना कि ये सिर्फ उन्होंने उस समय अपने महत्वाकांक्षा समझे या कुछ अपने आप को, अपने पर्सनालिटी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए जो भी मुद्दे लिए, पर कांग्रेस ये भूल रही है कि सरदार पटेल भी कांग्रेस के थे, अम्बेडकर भी उस समय सरकार के सहयोगी थे। उन दोनों ने नेहरू को कहा था कि ये नीति गलत है, तो नेहरू ने उन पर प्रिवेल करके जो भी परिस्थितियों में निर्णय लिया। तो ये जो गृह मंत्री शाह का कहना, और किताबें आई हैं उस पर, तो ठीक कह रहे हैं, वो सत्य है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। रहा जो ये पुनर्गठन बिल और आरक्षण, देखिए ये अनुच्छेद 370 के कारण ये नहीं हो रहा था, ये मुख्य बात था। 370 को हटाया, अब देर होगी। अब आगे हैं 2024 के चुनाव, लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, और हो सकता है उसी चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव भी अनाउंस हो जाए 20 के साथ। उनको सामने नजर रखते हुए एक तो ये पुनर्गठन बिल भी आ गया, आरक्षण भी आ गया। आरक्षण केवल पंडितों को नहीं मिला, जनजातियों को भी मिलेगा, पिछड़ों को मिलेगा, और पंडित जो विस्थापित उनको भी मिलेगा। इसका मतलब है कि आप सरकार का प्रयास है कि मुख्य धारा में इन सबको जोड़ा जाए, और ये सारे जनजातीय, बैकवर्ड, पिछड़े और कबीले के जो पहाड़ी के लोग हैं उनको जोड़ा जाए। अब अनुच्छेद 370 के बाद कश्मीर की स्थिति ये हो गई कि वहाँ पे 56,000 करोड़ के उद्योगों का प्रस्ताव आ चुका है, और 26,000 करोड़ का कार्य हो रहा है। कितने सौ पिक्चरों की वहाँ पे शूटिंग हुई है, और सिनेमे खुल गए, मल्टीप्लेक्स खुल गए, माल, दुबई की फर्म 500 करोड़ का माल वहाँ पे बना रही है, और रेल का लिंक सरकार ने बना दिया। और ये सारी एक बदलती परिस्थिति है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आ रहा है उसको देखते हुए, और उस प्रदेश के वासियों को जो आज़ादी की लाभ देश के दूसरे प्रदेश के लोगों को मिल रहा था, उनको वो मिले, ये भी बात सुनिश्चित करती है। और देश और प्रदेश का संबंध आपस में जो 70 साल पिछले टूटा रहा या कमज़ोर रहा, मैं समझता हूँ, वो उस आम आदमी जम्मू कश्मीर का, उसको आज़ादी का लाभ मिले, ये उस आदमी एक बहुत ऐतिहासिक कदम है, और इसका स्वागत होना चाहिए। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। सियासतदानों का और काले धन का संबंध जो है वो बहुत पुराना है। हाल ही में झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। 300 करोड़ से भी ज्यादा की कैश रिकवरी हुई है। देश की सबसे बड़ी कैश रिकवरी इसको माना जा रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अफसोसजनक बात है कि एक सांसद के घर 300 करोड़ का कैश मिलना, जबकि सरकार के पीछे कानून बना 2 लाख से ज्यादा एक व्यक्ति अपने घर कैश नहीं रख सकता, ये कानून है। तो 300 करोड़ कैश ना, एक तो सबसे बड़ी, मैं समझता कि एक मूर्खता भी कही जा सकती है, दिलेरी भी कही जा सकती है, या जो काले धन के व्यापारी हैं उनके कितना जिगरा है वो भी पता चलता है। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इससे पहले मैं समझता हूँ जो अभी जो छत्तीसगढ़ के चुनाव है उसमें हार का कारण जो उनके मुख्यमंत्री बघेल के पास 500 करोड़ का महादेव, वो भी एक कारण था। तो इसका केवल मैं समझता हूँ कि आय के हिसाब से ना देखा जाए, ये जो पैसा है, ये पैसा जो करोड़ों की जो हेरा फेरी हो रही है, ये चुनाव हमारी जो लोकतंत्र व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसको प्रभावित करती है। ये जो सांसद या मुख्यमंत्री या विधायक जो इस तरह के शराब के काम करते हैं या नशे के दूसरे धंधे करते हैं, इनके पास करोड़ों अरबों रुपए है, और ये चुनाव के समय उसको इस्तेमाल करते हैं गरीब आदमी को मुफ्त दे के। या अभी जो 5 विधानसभा है इसमें 1700 करोड़ की चीज़ें जब्त की हैं जो मुफ्त बांटी जानी थी चुनाव जो हो रही। तो इससे सीधा स्पष्ट होता है कि धन बल जो है उसका दुरुपयोग जो ये बड़े लोग करते हैं सांसद, क्यों इनको कानून का डर नहीं होता, ये अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं और उस हिसाब से चलते हैं। और दूसरी जो बड़ी बात है, जो खुद कांग्रेस या विपक्षी इंडिया मोदी को अडानी और अंबानी के नाम पे कटघरे में खड़ा करती थी, आज उनके घर से जो 300 करोड़ उनका सांसद है कांग्रेस का, तो वो चुप बैठे, उसको उसकी सदस्यता निलंबित करें, उसको कहे उसके नाम, उसको पार्टी से निष्कासित करें, जवाबदेही बनती है, कोई एक्शन ले। और मैं ये समझता हूँ कि सरकार को ये सब कुछ देखते हुए, ये जैसे वही तो जो सांसद है टीएमसी की मोहतरा, उसकी धान लेके प्रश्न पूछने पे उसकी सदस्यता निलंबित की है, तो इन लोगों की
जिन वजह से जगह इनकी सदस्यता तत्काल रूप से निलंबित होनी चाहिए, रद्द हो जाए, और इनको अगले 5 वर्षों के लिए कम से कम चुनाव लड़ने के लिए इनका प्रतिबंध लगना चाहिए। और ये केवल एक्शन लेने की हाँ जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि ये सांसद और विधायक और ये पार्षद जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ये अगर अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगेंगे या काले धन का इस्तेमाल करेंगे तो आम आदमी का विश्वास लोकतंत्र के प्रति कम होगा, और ये हमारे देश के लिए घातक है। इसलिए इसको एक गंभीर मुद्दा है और सरकार को इस हिसाब से कानून अपना काम करे पर लोकतंत्र की व्यवस्था में संसद तो ये कर सकती है कि इनकी सदस्यता रद्द हो, 5 साल का प्रतिबंध लगे, और ये आगे ताकि अगले आने वाले जो है उनको लगे कि ये धंधा नहीं है, सेवा है, सेवा कार्य में सेवा के रूप से देखा जाए। बिल्कुल, जितना गंभीर ये मसला है उतना ही गंभीरता से इस पर एक्शन लेने जाने की जरूरत है, ना कि सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो चर्चाएं खास में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर कुछ मुद्दों के साथ होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए दैनिक उत्तम हिंदू टीवी। धन्यवाद।